नमस्कार आदरणीय केंद्रीय कर्मचारीगण, राज्य कर्मचारीगण और ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आप सभी के लिए आज का दिन बहुत ही खास और ऐतिहासिक है। दोस्तों, सुबह सुबह आपके लिए दो ऐसी धमाकेदार खबरें लेकर हम आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगी। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ये है आपके भविष्य की आर्थिक नींव को मजबूत करने वाला सुनहरा अवसर। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की उस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जिसने पूरे देश के पेंशन धारकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। जी हां, अब हर महीने मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि इस अपडेट ने करोड़ों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पेंशनर्स के लिए जो नई शर्तें और नए नियम लागू किए गए हैं, उनके तहत ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि अब आपको हर महीने पूरे 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ईपीएफओ के इस पेंशन नियम में ऐसा क्या बड़ा अपडेट आया है, किस तरह से बड़ी खबर सामने आई है, और सबसे अहम बात, ये लाभ किन किन पेंशन धारकों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको हर छोटी से छोटी बात से रूबरू कराते हैं। ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसे शुरू से लेकर आखिरी शब्द तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस ब्रेकिंग न्यूज के विस्तृत विश्लेषण से। पहली बड़ी खबर, ईपीएस 95 पेंशन का ऐतिहासिक फैसला देश भर के लाखों करोड़ों पेंशन धारकों के लिए इन दिनों एक सुनहरी सुबह लेकर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए से बढ़कर आकर 7,500 रुपये करने का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव विचाराधीन है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि ये उन लाखों बुजुर्गों के जीवन में एक नई रोशनी भर सकता है जो आज महंगाई की मार झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड इस मसले पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। हालांकि यहां एक बात को लेकर हम सभी को सतर्क रहना होगा कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव हरी झंडी मिलती है तो ये पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा साबित होगा। 7,500 रुपये पेंशन का प्रस्ताव, क्या है पूरा मामला? दोस्तों, अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो साल 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तय की थी। उससे पहले तो हालत और भी बदतर थी, जहां कई पेंशनर्स को मात्र 200 से 500 रुपये महीना पेंशन मिलती थी। उस समय ये एक बड़ा कदम था, लेकिन पिछले लगभग 12 सालों में महंगाई ने इतनी उछाल मारी है कि 1,000 रुपए की पेंशन आज के समय में किसी के लिए भी गुजर बसर करना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये बुजुर्गों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 तक इस प्रस्ताव के लागू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि इसका लाभ उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगा जिनकी वर्तमान में पेंशन 7,500 रुपए से कम है। यानी कि जिन लोगों को पहले से ही इससे अधिक पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन राशि में कोई कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें वैसे ही अपनी पेंशन मिलती रहेगी। ये प्रस्ताव
विशेष रूप से उन कमजोर वर्ग के पेंशनर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया या है जो सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में क्या बदला? 2014 से 2026 तक साल 2014 में जब न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की गई थी तब देश में महंगाई का स्तर कुछ और था और आज की तुलना में लोगों की जरूरतें भी सीमित थी। लेकिन समय बदला, महंगाई बढ़ी और हर चीज की कीमतों ने आसमान छू लिया। ऐसे में पिछले 12 सालों से पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं होना पेंशनर्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था। अब अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं होगी बल्कि ये बुजुर्गों के सम्मान और उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला होगा। 7,500 रुपए की पेंशन उन्हें न सिर्फ अपनी दवाइयां खरीदने में मदद करेगी बल्कि अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने से भी बचाएगी। हालांकि इसके लिए सरकार को एक बहुत बड़ी अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था करनी होगी क्योंकि ये योजना देश के करोड़ों पेंशनर्स को कवर करती है। कैसे जाने अपनी पेंशन से जुड़ी सटीक जानकारी? जब तक ये प्रस्ताव कानून का रूप नहीं ले लेता तब तक पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप भी एक बेहतरीन माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी पेंशन पासबुक और स्टेटस की जानकारी हर समय अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और आपने समय समय पर केवाईसी अपडेट कर रखी है। पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10 भरना भी बेहद जरूरी है ताकि भुगतान में किसी भी तरह की बाधा न आए। याद रखिए, अफवाहों के भरोसे न बैठें। केवल सरकारी गजट या ईपीएफओ की वेबसाइट पर जारी होना है ए वाली अधिसूचना को ही अंतिम माने। तो दोस्तों, ये थी पहली बड़ी और ऐतिहासिक खबर। अब चलते हैं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर जो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सुनहरे सपने लेकर आई है। दूसरी बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी का महासंग्राम। दोस्तों, अगर पहली खबर पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई थी तो ये दूसरी खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक त्योहार से कम नहीं है। जी हां, सुबह जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि कैबिनेट ने मार्च महीने में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। अब ये कोई सामान्य बैठक नहीं होगी बल्कि ये बैठक लाखों करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाली ऐतिहासिक बैठक साबित हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार ने मार्च 2026 में होने वाली कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्य क्षेत्र पर मोहर लगाने की पूरी योजना बना ली है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर आयोग का गठन होगा और वो अपनी सिफारिशें तैयार करना शुरू कर देगा। ये सिफारिशें ही आगे चलकर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, ग्रेड पे और विभिन्न भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी का रास्ता खोलेंगी। वेतन आयोग क्या है और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? भारत जैसे लोकतंत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना को समय समय पर बदलना और उसे आधुनिक बनाना एक सतत प्रक्रिया है। ये काम करता है वेतन आयोग। ये आयोग देश की मौजूदा आर्थिक स्थितियों, बढ़ती महंगाई दर और कर्मचारियों की मूलभूत जरूरतों का गहन अध्ययन करता है।
उसके बाद ये एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपता है। सरकार उन सिफारिशों पर मंथन करती है और फिर उन्हें लागू किया जाता है। इससे पहले साल 2016 में 7वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू किया गया था। उस समय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में क्रांतिकारी बदलाव हुए थे। अब उसके बाद से लगभग 1 दशक बीत चुका है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की मांग लंबे समय से हो रही थी। कर्मचारी संघ लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। अब जाकर ये मांग मूर्त रूप लेती नजर आ रही है। मार्च 2026 की कैबिनेट बैठक क्यों है ये सबसे अहम? मार्च 2026 का महीना केंद्रीय कर्मचारियों की डायरी में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दरअसल इस महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर औपचारिक रूप से मुहर लगने की पूरी संभावना है। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें आयोग के कार्यकाल, उसके सदस्यों की नियुक्ति और उसके कार्यक्षेत्र जैसे मूलभूत मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। एक बार जब कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे देती है तो वेतन आयोग का गठन हो जाएगा और वह तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। ये आयोग बेसिक सैलरी में संशोधन, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और महंगाई भत्ते, डीए की नई गणना पद्धति जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगा। ये बैठक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अभियान है जो करोड़ों परिवारों की आर्थिक तकदीर बदल देगा। कितनी बढ़ सकती है सैलरी? फिटमेंट फैक्टर का गणित अब बात करते हैं। सबसे ज्वलंत प्रश्न की आखिर कितनी बढ़ सकती है सैलरी? वेतन विशेषज्ञों और आर्थिक जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 यानी कि 2.57 से बढ़ाकर 3 या उससे भी अधिक किया जा सकता है। ये फिटमेंट फैक्टर ही वह गुणांक है जो कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदलने का काम करता है। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा और सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आज किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये ये है तो नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होने के बाद ये बढ़कर लगभग 26,000 से लेकर 27,000 रुपए के बीच पहुंच सकती है। ये सीधा इजाफा होगा, लेकिन ये बढ़ोतरी हर लेवल और हर ग्रेड पे के हिसाब से अलग अलग होगी। उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को इसका लाभ अपेक्षाकृत ज्यादा मिल सकता है, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारियों को भी इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में जमीनी स्तर पर सुधार होगा। महंगाई भत्ता, डीए और अन्य भत्तों में बदलाव सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए कर्मचारियों की कुल आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये भत्ता बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए नियमित रूप से बढ़ाया जाता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए की गणना के तरीके में भी बड़ा बदलाव किए जाने की संभावना है। अगर गणना पद्धति में सुधार होता है तो इससे हर महीने हाथ पर आने वाली सैलरी में और भी ज्यादा इजाफा होगा। कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए की गणना में सुधार की मांग कर रहे थे और ऐसा लग रहा है कि इस बार उनकी यह मांग पूरी हो सकती है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए और मेडिकल जैसे दूसरे भत्तों में भी संशोधन की पूरी संभावना है। ये सभी भत्ते मिलकर कर्मचारियों की कुल आय को और अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाएंगे। 7वें वेतन आयोग ने जहां भत्तों को युक्तिसंगत बनाया था, वहीं 8वां वेतन आयोग उन्हें और अधिक व्यापक बनाने पर जोर दे सकता है। किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग का लाभ केवल एक विभाग या एक श्रेणी के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये केंद्र सरकार के सभी विभागों में कार्यरत समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे वह केंद्र सरकार के नियमित मंत्रालय हो या फिर रक्षा सेवा में तैनात जवान और अधिकारी हो, रेलवे में कार्यरत लाखों कर्मचारी हो या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों, डाक विभाग या दूरसंचार विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, हर किसी को इस आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। और सबसे अहम बात, जो लोग इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, उनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी पेंशनर्स भी शामिल हैं। जी हां, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी पेंशन में भी नए वेतनमान के अनुसार संशोधन किया जाएगा।